बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और बड़ी खबर यह है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल से बैकडोर राब्तों की कोशिश इस वक्त जारी है। हुकूमत की तरफ से पूरा जोर और पूरा दबाव लाने के बावजूद ये चीफ जस्टिस पर किसी तरह का भी दबाव नहीं डाल पाए। तो अब जो इनकी एक आदत रही है दोनों भाइयों की, नवाज लीग की, कि एक भाई गला और दूसरा भाई पाँव पकड़ता है, तो अब यही कोशिशें की जा रही हैं। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जून में इंतखाबात करवाने के हवाले से इस वक्त क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। ना सिर्फ जून में इंतखाबात बल्कि 3 नाम भी सामने आए हैं और ये 3 नाम हैं निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से। ये क्या मामला है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक दो मरतबा मुज़ाकरात के हवाले से बयानात सामने आ चुके हैं और फिर दूसरी तरफ से भी ये मामलात सामने आ चुके हैं। तो अब ये क्या चल रहा है और फिर उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये बैकडोर राब्तों के हवाले से इतलात सामने आई हैं, तो इस हवाले से ओवरऑल जो मामला है वो समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये अब क्या चल रहा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अभी तक तो फंड जारी नहीं किए गए, लेकिन जो इस वक्त हुकूमत की सूरत हाल है, लग यही रहा है कि हुकूमत बिल्कुल अब बेबस हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी फंड जारी करेगी और इस नहज पर अब वो आ चुके हैं कि किसी तरीके से पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शंस हों। और इस सूरत हाल में ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने भी एक स्टैंड ले लिया है और वो भी ख़ुद को हुकूमत से अलहदा कर रहे हैं और 2 बयानात उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। एक तो ये जो दोनों असम्बलियों के इलेक्शंस हैं इस पर इसको डिले कराने में, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है इस फैसले में ये इनके मुखालिफ हैं, इनके साथ खड़े नहीं हो रहे। और फिर दूसरी तरफ जो टेक्नोक्रेट सेटअप है और जो मुकर्रर मुद्दत में जो कौमी असम्बली की मुकर्रर मुद्दत है वो ख़त्म होने के बाद वहाँ पर भी इलेक्शंस करवाने के हवाले से पीपल्स पार्टी का जो एक वाज़े मौक़िफ़ है वो भी सामने आ चुका है। ये सारी चीज़ें आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब से कुछ बैकडोर राबते करने की जो कोशिश है वो की गई है। एक तरफ तो हुकूमत निशाना बना रही है चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो लैंग्वेज उनकी जानिब से यूज़ की जा रही है। मरियम नवाज़ को आप देख लें, जावेद लतीफ़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कुछ पार्लियामेंट में किया गया, जिस तरह से वफाकी काबीना के इजलास से ज़राए के थ्रू जो खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन साथ ही ये सारे का सारा दबाव डालने के बाद ये कुछ भी इससे हासिल नहीं कर पाए। तो इस वजह से अब ये बैकडोर राब्तों के ज़रिए कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये वाला जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे दिया है, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर इंप्लीमेंट करें, अदरवाइज इनकी हुकूमत घर जाएगी। तो इस वजह से तमाम तर हरबे अपनाने के बाद अब बैकडोर राब्तों की जो कोशिश है वो जारी है, बैकडोर राब्तों और बैकडोर पैगामात की, कि किसी तरह से कुछ ना कुछ जो रिलीफ है वो दे दिया जाए। और इस हवाले से कुछ सजेशंस भी सामने रखी जा रही हैं और बिहाइंड द सीन ये कुछ एफर्ट्स चल रही हैं, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक ये जो तमाम तर एफर्ट्स हैं, इन एफर्ट्स के बावजूद कोई भी ब्रेक थ्रू सामने नहीं आया। तो ये एक बड़ी अहम खबर थी। और दूसरी तरफ नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगहों के कुछ जो सोर्सेज हैं वो ये दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो एक 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, ये बुनियादी तौर पर 7 और 8 यानी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से ये जो है वो परसेप्शन थी कि 8 जजेस उनके साथ, उनको मिला के 8 जजेस, और जस्टिस काजी फायद ईसा ग्रुप के हवाले से ये परसेप्शन के उनको मिला के 7 जजेस उनके साथ, यूँ 8 और 7 15 तादाद बन जाती है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 15 जजेस हैं। लेकिन इस परसेप्शन के हवाले से भी ये बताया गया है कि ये असल में 7 और 8 नहीं है, बल्कि ये 10 और 5 है। यानी कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब उनके साथ 10 और दूसरी तरफ जो है जो जजेस की तादाद है वो 5 है। तो इसलिए ये जो इस वक्त ख्याल किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी तरह से कोई बगावत हो जाएगी, यानी कि जिस तरह से आए रोज़ एक नोट जारी हो जाता है। आज भी जस्टिस काजी फायद ईसा ने जो तफसीली फ़ैसला है वो हफ्ज़ कुरान का वाला जो केस था जिसमें आज खुद नोटिस के हवाले से उन्होंने फ़ैसला दिया था,
उसी केस में जो तहरीरी तफसीली फ़ैसला है वो जारी किया गया, उसकी भी डिटेल मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन जो एक ये ख्याल किया जा रहा था किसी तरह से कोई बगावत हो सकती है, जिस तरह से जस्टिस सज्जाद अली शाह के ख़िलाफ़ 90s में हुई थी और उनको तो फिर हटा ही दिया गया था, तो उस तरह से यहाँ पर भी कोई चीज़ हो सकती है और शायद चीफ जस्टिस को साइडलाइन कर दिया जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा और कोई इस तरह की जो बगावत है वो नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अब इसी चीज़ को आप मिलाकर देखें, ये जो इस वक्त कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि हुकूमत की एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुज़ाकरात का और फिर उसके बाद हुकूमत की तरफ से भी जो चीज़ें हैं वो कुछ सामने आई और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जून में इलेक्शंस करवा देते हैं और जून में पूरे मुल्क के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो करवा देते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि अगर आपने ये जो मौजूदा इलेक्शंस हैं इनको अगर मज़ीद डिले करवाना है तो इस सूरत में पार्लियामेंट में आईनी तरमीम होगी। ये नहीं होगा कि जिस तरह से आपने अभी जारादारी अपनी कायम की हुई है, 10 लोग बैठकर तो कानून पास करवा देते हैं, तो इस सूरत में आईनी तरमीम होगी तो तब जो चीज़ें हैं वो अंडर कंट्रोल होंगी। तो चले अगर आप हमें कहते हैं तो हम आपके साथ ये तरमीम कर लेते हैं, लेकिन फिर उसमें क्या होगा कि आप भी थोड़ा सा पीछे आएंगे, अक्टूबर वाला मामला नहीं होगा और जून का जो एक महीना है इस महीने में जो इलेक्शंस हैं वो करवा दिए जाएंगे। और फिर इस हवाले से 3 नाम भी सामने आए हैं कि अगर जून में इलेक्शंस होते हैं तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए कौन से 3 नाम होंगे। तो जो 3 नाम इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं उनमें सबसे पहले तो हफीज़ शेख साहब हैं। हफीज़ शेख का नाम बहुत पहले भी गर्दिश कर रहा था निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए। फिर इसके अलावा तसद्दुक़ जिलानी और चौधरी अमीर हुसैन, ये 3 नाम हैं ये इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं कि इन तीनों में से कोई वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हो सकता है। तो बहरहाल ये इस वक्त मामला चल रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ जो ये बैकडोर राब्ते हैं हुकूमत की जानिब से कि किसी तरह से कोई सेटिंग कर ली जाए, तो सेटिंग इसी सूरत में हो सकती है कि यहाँ से भी अगर थोड़ा सा पीछे आ जाएं, मामलात ज़रा स्टेबिलिटी की तरफ जाएं और फिर जून में अगर पूरे मुल्क में इलेक्शंस हो जाएं तो तब कोई जो हल है वो निकल सकता है। लेकिन इस सूरत में भी मुझे लग इस तरह से रहा है कि हुकूमत ज़रूर कोई ना कोई उनका इसमें प्लान मौजूद होगा या बदनीयती पर मबनी प्लान होगा, क्योंकि उन्हें ये मालूम है ख़ास तौर पर नून लीग को कि जब भी वो इलेक्शंस में जाएंगे, अगर अभी ज़ाहिर सी बात है ये फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मई में हो रहे हैं तो मई की बजाय जून में हो जाएं या जुलाई में हो जाएं, तो उस सूरत में क्या होगा कि हुकूमत भी उनकी जाएगी लेकिन इलेक्शन में वो दोबारा जीत कर नहीं आ सकते। तो इसमें अपने लिए भी वो कुछ ना कुछ NRO जो है वो मांग रहे हैं कि हमारा जो एहतसाब है फिर वो ना किया जाए, तमाम तर चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए। और इस हवाले से जो मैसेजिंग है वो भी की गई है, लेकिन इमरान खान साहब का वाज़ेह पैगाम है कि नो NRO, इलेक्शंस के ऊपर बात करनी है तो ठीक है वो आप करें। और इस वक्त मौजूदा हुकूमत फंस इस वजह से भी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है इनको उन्होंने मानना ही मानना है। कल वफाकी काबीना का इजलास दोबारा तलब किया गया है। सुबह से जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि वज़ारत ख़जाना ने 10 अरब जारी किए इलेक्शन कमीशन को, तो इन खबरों की तस्दीद भी सामने आ गई है। एक तो इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि हमें कोई ऐसे 10 अरब जो है वो जारी नहीं मौसूल नहीं हुए और ना ही वज़ारत ख़जाना ने कोई ये अमाउंट इलेक्शन कमीशन को जारी की है। लेकिन कल संडे वाले दिन वफाकी काबीना का इजलास तलब करना और फिर उसके बाद कल 9 तारीख है और उसके बाद 10 तारीख का एक दिन उनके पास रह जाएगा, क्योंकि फिर 11 तारीख को रिपोर्ट जमा करवानी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि उनको पैसे मौसूल हुए हैं या नहीं मौसूल हुए। तो लग इसी तरह से रहा कि मौजूदा हुकूमत चूँकि जो इनके दीगर इत्तेहादी हैं ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी, वो इस सारे मामले में उनसे साइड पर हो चुकी है। तो इसलिए अगर कोई इस तरह की तौहीन अदालत का भी चक्कर होता है तो उसमें पीपल्स पार्टी फिर नहीं होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ नून लीग होगी। और अब उन्हें यह लग रहा है कि इस सूरत में तो मज़ीद हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से कल जो एक वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया, तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी जो फ़ंड्स हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा वाले मामले के ऊपर मैं आता हूं, तो जो एक क्यूरेटिव रिव्यू हुकूमत की जानिब से दायर किया गया था उस रिव्यू के हवाले पर भी जो समाअत है वो 10 अप्रैल को मुकर्रर की जा चुकी है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इन चैम्बर इस हवाले से जो
समात है वो करेंगे। इसकी जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले आपको ये दोबारा से मैं कंफर्म करता चलूं कि हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फवाद चौधरी ने एक मरतबा फिर ये बयान उनका सामने आया है कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत हमारे साथ बैठे और जो मुज़ाकरात है वो करे। तो इसलिए इलेक्शंस ऑन कार्ड हैं और इस वक्त पूरे मुल्क में ऑन कार्ड जिस तरह से ये बैकडोर जो राब्ते हैं, इन राब्तों को अगर सामने रखा जाए। जस्टिस कादी फायज़ ईसा वाले मामले के ऊपर मैं आता हूँ तो जस्टिस कादी फायज़ ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त 10 अप्रैल को समात के लिए मुकर्रर हो गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो हैं वो अदालत उज़्मा के सीनियर जज के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त पर इन चैम्बर समात करेंगे। शहबाज हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। तो ये वो एक अहम एक मामला भी है जो कि 10 अप्रैल को ही समात के लिए मुकर्रर हो चुका है। इसके अलावा जस्टिस कादी फायज़ ईसा का भी आज एक जो तफसीली फ़ैसला है वो जारी हुआ है। इस तफसीली फ़ैसले की भी कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रखता चलूँ। इस फैसले में जस्टिस कादी फायज़ ईसा साहब ने ये कहा है कि 6 रुकनी बेंच के फैसले की कोई हैसियत नहीं है, यानी कि इस अज़ खुद नोटिस पर जो इन्होंने फैसला दिया था फिर इसके बाद 6 रुकनी बेंच बना था जिन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया था। तो जस्टिस कादी फायज़ ईसा अपना जो जिन्होंने 2-1 से ये फैसला दिया था वो अपने तफसीली फैसले में लिख रहे हैं कि 6 रुकनी बेंच के फैसले की कोई हैसियत नहीं है। तो पहले ये मज़ीद सुन लें कि उन्होंने और इस फैसले के अंदर कहा क्या है, फिर इस हवाले से भी आपको एक अहम जो जवाब है वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो तफसीलात के मुताबिक जस्टिस कादी फायज़ ईसा ने हाफ़िज़ कुरान इजाफी नंबर्स केस में तफसीली नोट जारी कर दिया। तफसीली नोट के मुताबिक वफाकी हुकूमत रजिस्ट्रार इशरत अली को 3 अप्रैल को ओहदे से हटा चुकी थी। रजिस्ट्रार ने हुकूमत का हुक्म ना मानते हुए 4 अप्रैल को 6 रुकनी बेंच का रोस्टर जारी किया। रजिस्ट्रार ने 29 मार्च के फैसले पर गैर कानूनी सर्कुलर जारी किया। गैर कानूनी सर्कुलर का चीफ जस्टिस को भी खत लिखा लेकिन कोई जवाब ना मिला। सर्कुलर गैर आइनी होने का इदराक होने पर ही 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ कोई दूसरा बेंच अपील नहीं सुन सकता। नाम नेहाद लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी थी ना ही आइनी अदालत थी। 6 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले की कोई आइनी हैसियत नहीं। जल्दबाजी में लार्जर बेंच ने समात की और 8 सफ़हात का फैसला जारी किया। मामूल के मुताबिक समात होती तो 4 जजेस सोचते कि इनके सीनियर क्या कर रहे हैं। अदलिया का काम आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करना है। इख्तियारात से तजावुज़ किया जाए तो जजेस के हल्फ की खिलाफ वर्जी होती है। मजीद ये कहा गया कि 6 रुकनी बेंच गैर आइनी था, इसलिए 29 मार्च का फैसला कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। लार्जर बेंच के हुक्म से आमराना झलक आती है जो आइन का मुतबादिल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस के लिए इस्तेमाल किया गया लफ्ज़ मास्टर ऑफ रोस्टर्स आइन में कहीं नहीं मिलता। तो ये जो है वो जस्टिस कादी फायज़ ईसा का जो एक इस हवाले से जो तफसीली नोट है वो आज उन्होंने जारी कर दिया। इस पर एक बड़ा दिलचस्प तज्ज़िया है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो सईद बलोच साहब हैं, सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं, हमारे कोलीग भी हैं। तो इनकी जानिब से लिखा गया कि ट्वीट किया गया कि चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच जस्टिस कादी फायज़ ईसा का आर्डर ख़त्म या गैर मौसर नहीं कर सकता, लेकिन जस्टिस कादी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस को भी काम से रोक सकते हैं। 5 रुकनी बेंच का फैसला भी कलअदम करार दे सकते हैं और 6 रुकनी बेंच का फैसला भी ख़त्म करने का इख्तियार रखते हैं। क्या ये जुडिशियल आमरीत नहीं है? तो वो जो आमरीत का लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल भी हुआ है नोट में तफसीली, वो आमरीत का लफ्ज़ इन्होंने भी इस्तेमाल करके 3 सवाल उठा दिए हैं कि जस्टिस कादी फायज़ ईसा आर्डर भी ख़त्म कर सकते हैं, 5 रुकनी बेंच का फैसला भी उड़ा सकते हैं, चीफ जस्टिस को भी काम करने से रोक सकते हैं, 6 रुकनी बेंच का फैसला भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जो 2-1 से फैसला आया है उसके ऊपर बनाया गया एक लार्जर बेंच जो 6 रुकनी था वो वाला फैसला ख़त्म नहीं कर सकते। तो क्या ये जुडिशियल आमरीत नहीं है? इसके अलावा एक और भी अहम सवाल है वो भी मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहूँगा। खालिद जमील साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनकी जानिब से ये जो सवाल है इसी चीज़ के ऊपर ये जो जस्टिस कादी फायज़ ईसा की जानिब से ये जो तफसीली नोट सामने आया है इसी पर उनकी जानिब से भी इसी तरह का जो तज्ज़िया है वो सामने आया और उन्होंने लिखा है कि जस्टिस कादी फायज़ ईसा के मुताबिक काजी साहब वाला 3 रुकनी बेंच का फैसला 5 रुकनी बेंच का मुतफ़िका फैसला बदल सकता है, लेकिन 6 रुकनी बेंच काजी साहब वाले 3 रुकनी बेंच के 2-1 फैसले को नहीं बदल सकता।
डायरेक्ट हवलदार वाला ड्रामा तो बचपन में देखा था, डायरेक्ट चीफ का ड्रामा भी देख लिया। तो ये उनकी जानिब से जो तजिया है वो सामने रखा गया है। आखिर में नाज़रीन, वफाकी काबीना का जो इजलास है जो बुलाया गया है कल 2 बजे, इसकी भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके सामने में रखता चलूँ। वफाकी काबीना का जो इजलास है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल जो है वो तलब कर लिया है और ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक हिकमत अमली और कानूनी मुशावरत पर बात होगी। इसके अलावा ज़राए का ये भी कहना है कि वफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर 2 बजे के वफाकी काबीना कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी और इजलास में अदालती इस्लाहात बिल की वापसी और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने पर भी बात होगी। आज ही सदर मुमलिकत की जानिब से ये बिल वापस भेजा गया है, तो बहरहाल अब अगर ये इसको मुश्तरका इजलास से मंजूर कराते हैं तो सेकंड उसमें सदर के पास 10 दिन होते हैं, अगर तब भी मंजूरी नहीं आती तो ये बिल ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है। तो बहरहाल ये एक नया मामला जो है वो मजीद खुलने जा रहा है। इसके ऊपर अब क्या एक्शन होगा, इस वाले से जो भी मामला होते हैं आपके साथ में शेयर करूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।